एंड टर्म असेसमेंट पे स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा सवालात थे जो इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स के ज़्यादातर सवालात में दो सवाल ज़्यादा शामिल थे। नंबर 1 के किस पेपर पे पेपर लिखा जाए और नंबर 2 रेफरेंस किस तरह दिए जाए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं स्टेप वाइज तमाम सवालात को कवर कर लूँगा। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे ये सवाल पूछा गया कि किन क्लासेस के लिए ये पेपर होंगे, इसके अलावा क्या रीअपीयर के पेपर भी इनमें देने होंगे और जिनके लास्ट सेमेस्टर है उनका क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बीएस क्लास, मास्टर क्लास, बीएड, एमएड और दीगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेस के पेपर होंगे। चाहे आपका कोई रीअपीयर हो, अगेन रीअपीयर हो, लास्ट सेमेस्टर हो, कोई भी पेपर जो ऑटम 2019 में होना था वो अब एंड टर्म असेसमेंट के नाम से पेपर लिया जाएगा। उसके बकायदा आपको पेपर आएंगे, वेबसाइट पे भी मिलेंगे, घर पे भी आएंगे। दूसरे नंबर पे ये सवाल पूछा गया कि कौन से स्टूडेंट इन पेपर्स के लिए एलिजिबल है और इसका पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट जमा करवाई थी, असाइनमेंट में पास हैं, वो एंड टर्म असेसमेंट पेपर दे सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई या वो असाइनमेंट में पास नहीं, वो एंड टर्म असेसमेंट पेपर नहीं दे सकते। अगर आप देंगे भी तो आपका फाइनल रिजल्ट फेल में ही आएगा। जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई या उनके पासिंग नंबर नहीं है वो यकीनी तौर पे फेल हो जाएंगे, उनको दोबारा से उस किताब में एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है। हर किताब के लिए आपको एक पेपर भेजा जाएगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 25 नंबर होंगे और तमाम क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करने होंगे। पेपर में पासिंग नंबर आपके वही रहेंगे जो पहले होते थे। अगर आपकी क्लास में 50 नंबर पासिंग नंबर है तो वही रहेंगे, अगर 40 हैं तो 40 ही रहेंगे। तीसरे नंबर पे पूछा गया कि आपकी डेट शीट कब तक आ जाएगी, यानी कि आपके पेपर कब से शुरू होंगे और आखिरी तारीख क्या होगी। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो कब तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या आपको घर के पते पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। आपके पेपर 27 जून 2020 से शुरू होंगे, आखिरी तारीख जो है वो 20 जुलाई 2020 होगी। आपको पेपर घर के पते पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 27 जून 2020 से मिलना शुरू हो जाएंगे। चौथे नंबर पे सवाल किया गया कि पेपर हल करके वापस कब तक जमा करवाने होंगे, इसके अलावा कहाँ पे जमा करवाने होंगे। यूनिवर्सिटी ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक कुछ क्लासेस के लिए आपको इलाकाई दफ्तर पे पेपर हल करने के बाद जमा करवाने होंगे और कुछ क्लासेस के लिए आपको यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भेजने होंगे। ये आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा होगा जो आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से घर पे आएगी या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने पेपर हल करने के बाद वापस जमा करवाने के लिए एक डेडलाइन दी हुई है जो कि 20 जुलाई 2020 है। आपको 20 जुलाई 2020 से 2 दिन कबल अपने तमाम तर पेपर एक ही इन्वेलप में डाल के यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजने होंगे ताकि उनको 20 जुलाई 2020 तक पेपर मिल सके। अगर आप 20 जुलाई 2020 को पेपर रवाना करते हैं बजरिया रजिस्टर्ड डाक तो वो कतन इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं मिलेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो लिहाजा आपने 18 जुलाई 2020 तक अपनी लास्ट डेट समझनी है और 18 जुलाई 2020 तक अपने पेपर को रवाना कर देना है ताकि वो टाइम से मिल सके। 5वें नंबर पे ये सवाल किया गया, अगर हम लेट हो जाते हैं अपने पेपर को बाय डाक भेजने में तो क्या हम बाय हैंड 20 जुलाई 2020 तक जमा करवा सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी जमा नहीं करवा सकते, यूनिवर्सिटी ने ये ऑप्शन नहीं रखी। अगर आप लेट हो जाते हैं तो समझिए आप फेल हो जाते हैं, आप एब्सेंट शुमार होंगे, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, आपका पेपर बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होगा। 6ठे नंबर पे सवाल किया गया कि आपको पेपर हल करने के लिए कौन सा सामान दरकार होगा। आपको पेन चाहिए होंगे, मार्कर चाहिए होंगे, एक अदर स्टेपलर भी चाहिए होगा ताकि आप पेपर हल करने के बाद परतों समेत अपने पेपर को स्टेपलर कर सकें। इसके अलावा आपको A4 साइज शीट चाहिए होंगी। यहाँ पे सादा शीट या खाली शीट की बात नहीं हो रही जो कि फोटोस्टेट में यूज़ होता है, बल्कि यहाँ पे उस शीट की बात हो रही है जो कि A4 साइज का होगा जिसमें खुली लाइनें या लकीरें होंगी, जिसको हम उर्दू का पेपर भी कहते हैं, जो कि कुछ इस किस्म का दिखेगा। आपको हर सवाल के लिए कम से कम 5 पेपर चाहिए होंगे। आपको एक पेपर के लिए कम से कम 20 से 25 पेपर चाहिए होंगे। आप ज़्यादा ले लीजिएगा ताकि कोई कमी पेशी आए तो उसको पूरा कर सकें। इसके अलावा आपको पढ़ते चाहिए होंगी। पढ़ते आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। आपको हर पेपर के लिए 3 अदद पढ़ते चाहिए होंगी। पर्थ का ये हिसाब है कि वहाँ पे आपने ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखना, आपने सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद साइन कर लेने हैं।
यहाँ पे सिर्फ आपने इतना ही पर्त को फिल करना है। अगर आप खाली भी छोड़ दें तो वो भी चल जाएगी, लेकिन आप अपनी मालूमात फिल करने के बाद साइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक अदद स्केल चाहिए होगा, एक पेपर बोर्ड चाहिए होगा जिस पे आप पेपर रख के लिख सकें। इसके अलावा आपको एक इन्वेलप चाहिए होगा A4 साइज़ का, जिसमें आप तमाम तर पेपर हल करने के बाद डाल सकें और उसको बाय डाक रजिस्टर करवा के यूनिवर्सिटी को भेज सकें। 7वें नंबर पे सवाल किया गया कि पेपर का जवाब हम उर्दू में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं या हम दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई होता है जो कि असल पेपर में अप्लाई होता है। आप उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिख सकते हैं, जो आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आप दोनों मिक्स करके भी लिखना चाहें तो इसकी भी इजाज़त होती है। आपकी सिर्फ हैंड राइटिंग मैच होनी है, लैंग्वेज मैच नहीं होनी। अगर आपने पिछला पेपर उर्दू में दिया था, अब इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इसमें कोई भी मसला नहीं, आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होगा। बस आपकी जो हैंड राइटिंग है स्टिल वही रहती है जो कि पहले थी। 8वें नंबर पे पूछा गया कि हम पेपर को किस तरह हल करेंगे, तो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। आपने A4 साइज़ की उर्दू की शीट लेनी है, उसमें टॉप पे तमाम तर पेजेस में अपना रोल नंबर लिखना है, साइन कर लेने हैं। कोई भी पेज आपने छोड़ना नहीं, सब पे रोल नंबर लिखना है और साइन कर लेने हैं। उसके बाद पेज पे आपने कोई भी नाम वगैरह रोल नंबर वगैरह डिटेल नहीं लिखनी, डायरेक्ट आपने सवाल जवाब से शुरू करना है। आपने सवाल लिखना है, जवाब लिखना है, उसके बाद रेफरेंस देने हैं, अगला सवाल लिखना है, जवाब लिखना है, रेफरेंस देने हैं। इसी तरह आपने चारों मुकम्मल कर लेने हैं अपने सवाल। उसके बाद जब आपके चारों सवाल मुकम्मल हो जाए उसके ऊपर 3 अदद परतें लगानी हैं। परतों में सिर्फ अपनी डिटेल को फिल कर लेना है, नाम वगैरह रोल नंबर वगैरह, और साइन कर लेने हैं। उसके बाद आपने स्टेपलर करना है, आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा। 9वें नंबर पे ये सवाल किया गया कि आपका जवाब कितना लेंथी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल के लिए कम से कम आपको 4 सफ़ात पर मुश्तमिल आंसर लिखना होगा। एक सफ़े पर तकरीबन 500 वर्ड्स आते हैं, 4 सफ़ात पर तकरीबन आपके 2000 वर्ड्स आएंगे। कम से कम आपने इतना जवाब लिखना है। इससे आपका जवाब ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि इतना तो आपने हर सूरत लिखना है। 5-6 सफ़ात तक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके जो 3000 वर्ड्स होने चाहिए, 4000 वर्ड्स तक आपका जवाब होना चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। 10वें नंबर पे पूछा गया कि रेफरेंसेस किस तरह देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है जो आप समझें कि आप हाथ से लिख रहे हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर के ज़रिए आपको बेहतर समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल रखी है। तो ये आपके सामने एक पेज है, आप समझिए ये हाथ से लिख रहे हैं। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, साइन कर लेना है। इसी तरह हर पेज पे आपने करना है। उसके बाद सवाल जवाब रेफरेंस आप बेशक उर्दू में लिखें बेशक इंग्लिश में लिखें, आप रेफरेंस को इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में भी तहरीर को लिखते हैं तो आप रेफरेंस को इंग्लिश में लिख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप क्यों उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं? तो बिल्कुल ये ना सोचे कि आप रेफरेंस को उर्दू में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप उर्दू में लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप उर्दू में जवाब लिखें या इंग्लिश में जवाब लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रेफरेंस को इंग्लिश में ही लिख दें ताकि वो ईजी रहे और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे आपके सामने सवाल है, फिर आप जवाब लिखते हैं। अब जवाब जो है वो आप अच्छा खासा अपने पास से लिख रहे हैं, लेकिन वो सही जवाब नहीं होता। एक अच्छा जवाब वो होता है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास से लिखें, समझ के लिखें, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ के लिखें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोगों की भी आप मटीरियल को शामिल करें। कम से कम उसमें 4-5 रेफरेंस दें। एक अच्छा जवाब वही होता है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे एक सवाल मिला, मैं उसे लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे मुख्तलिफ किताबें पढ़ने का मौका मिला, उनमें कई चीज़ें इतनी अच्छी थी जो मैं अपने जवाब के अंदर मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सही तरीके से मेंशन करूँगा, यानी कि ऐसे मेंशन करूँगा कि वो चोरी ना हो। उसका बेहतर तरीका ये है कि जब आप टेक्स्ट लिखें तो उसके बीच में साइटेशन दें और एंड पे रेफरेंस दें जितने भी आपने यूज़ किए हों। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक पैराग्राफ जो है वो कहीं से लिया है। अब मैं इसकी साइटेशन किस तरह दूंगा? साइटेशन बहुत सिंपल सी है। आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ऑथर का नाम लिखेंगे, एक है तो एक नाम लिखेंगे, दो है तो दो नाम लिखेंगे, उसके बाद आप ईयर लिख देंगे। उसके बाद जब आपका जवाब ख़त्म हो जाएगा तो नीचे सबसे एंड पे आप रेफरेंस देंगे और इस तरह आप लिख देंगे। इसको जनरेट करने का मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ। आपके लिए मैंने एक वेबसाइट निकाली है जो आप रेफरेंस जनरेट ऑनलाइन के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट है, इधर आपने आ जाना है।
ऐड न्यू रेफरेंसेस पे आपने आना है। आपने वेबसाइट से लिया है, जर्नल से लिया है, बुक से लिया है, जहाँ मर्जी से लिया, आपने उसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं बुक से कोई चीज़ कॉपी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो सर्च की ऑप्शन है, इसके नीचे ही मैनुअल ऑप्शन होगी। मैनुअल को आपने क्लिक कर लेना है ताकि आप मैनुअली मालूमात को पुट करें और आपको वो इंसाइटेशन बना के दे और रेफरेंसेस बना के दे। अब ये हमारे सामने आगे वेबसाइट आ गई। जो जो मालूमात मांगी जाए वो आप अपनी उस जगह से देख कर लिखते जाएं। मिसाल के तौर पे आप किसी बुक से जो मटेरियल है वो ले रहे हैं, उसका आथर का नेम देखें, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने लिखना है। मैं यहाँ पे आपको एज एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे वो जनरेट होगी। उसके बाद वो बुक किस ईयर में पब्लिश हुई वो आप सेलेक्ट कर दें। बुक का टाइटल क्या है वो आप बुक के ऊपर से देख के लिख दें। एडिशन क्या है, पहला है, दूसरा है, 10वां है, 11वां है, कौन सा एडिशन वो बुक के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद किस सिटी से पब्लिश हुई वो आप लिख दें। किस पब्लिशर ने छापी उसका नाम लिख दें और कितने पेजेस हैं उस पर वो आप लिख दें। इस तरह आप मालूमात एंटर करेंगे तो आपको दोनों रेफरेंसेस बना के दे देगा। ठीक है, ये आ गया है रेफरेंस। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं साइटेशन के लिए और यहाँ पे आप साइटेशन में दे देंगे। ईज़िली आपका बन जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि किस तरह बनाना है। आप यहाँ से कॉपी करके लिख देंगे, यानी कि हाथ से आपने पेपर लिखना है तो हाथ से ही आप ये मालूमात लिख देंगे। ठीक है, इसी स्टाइल में लिख देंगे। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसे ये बनाऊँ। वहाँ पे मालूमात एंटर करें, बन जाएगी, उसको कॉपी कर लें ईज़िली। ये आपको टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस वेबसाइट से मालूमात एंटर करें, जनरेट होगी, उसको वहाँ पे कॉपी कर दें, देन अगला सवाल जवाब, अगला सवाल जवाब। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।